अगला हम द का यूज देखते हैं। एज एन एडवर्ब विद ए कंपैरेटिव सेंस। एज एन एडवर्ब, ये रही वर्ब गेट, और गेट की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा? कितना चाहिए आपको? गेट मतलब कुछ चाहते हो आप, है ना। गेट मोर, द मोर यू वांट, यहाँ पे वांट रही क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है एडवर्ब के द्वारा, है ना, द मोर। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, द मोर यू गेट, कि भाई जितना तुम पाते हो, द मोर यू वांट, उतना ही ज़्यादा और तुम जो है मांग करते हो, है ना, द मोर यू वांट। द हार्डर यू ट्राई, ये रही यहाँ पे ट्राई, ट्राई की विशेषता बताई जा रही है वर्ब की हार्डर के द्वारा, है ना। द हार्डर यू ट्राई, कि जितनी कठिन तुम कोशिश करते हो, द ईजियर इट बिकम्स, है ना, कि मतलब जितने दमदारी के साथ आप प्रयास करते हो, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। द ईजियर इट बिकम्स, है ना, उतना ही आसान हो जाता है मामला। तो इस तरह के ये जो पोइटिक सेंटेंस होते हैं ना, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, द हार्डर यू ट्राई, द ईजियर इट बिकम्स, है ना। तो इस तरह से भी हम जो है द का प्रयोग करते हैं। एज एन एडवर्ब विथ अ कंपेरेटिव सेंस, जब कोई वाक्य में तुलनात्मक रूप में एडवर्ब का प्रयोग हमें करना हो ना, तब हम जो है द का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अब इसको समझते हैं एक और को, है ना, कि भाई ये क्या चीज है। बिफोर प्रॉपर नाउन, एक बात हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस बनती हैं जब हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो बिफोर प्रॉपर नाउन कंपैरिजन, जैसे मैं कहूँ कि ऋतिक रोशन इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। अब याद है हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जैसे माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में डांस के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह ऋतिक रोशन भारत में डांस के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से जब हम कंपेयर करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं? द करें कि भाई ऋतिक रोशन जो है ना क्या है? ऋतिक रोशन एक तरीके से भारत का माइकल जैक्सन है। ऋतिक रोशन इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। इसी तरह से कालिदास जो है इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि भाई शेक्सपियर का जो स्थान, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर में जो स्थान शेक्सपियर का है, वही स्थान कालिदास का आप कह सकते हो कि भाई लिटरेचर के क्षेत्र में। भाई शेक्सपियर क्या है? एक बहुत ही फेमस नाटककार है। इसी तरह से भारत के संदर्भ में कालिदास एक बहुत फेमस नाटककार है। तो इस तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई शेक्सपियर के बराबर ही भारत में स्थान रखते हैं नाटक के मामले में कौन? कालिदास। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऋतिक रोशन इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक तरीके से कंपैरिजन के सेंस में कर रहे हैं, तो बात जो है प्रॉपर नाउन की नहीं रह जाती। तो इस तरह से जब थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके, जो कि अक्सर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। क्या कहते हैं हम इसे? इसे कहते हैं ऑफ फ्रेज। क्या मतलब होता है इस ऑफ फ्रेज का? देखो क्या होता है कि जब हम कोई नाउन लिखी हमने, इसके बाद में ऑफ लगाया बीच में, और फिर एक और नाउन लिखी, नाउन लगाया, इसके बाद में ऑफ आई, और इसके बाद में एक और नाउन आई, तो क्या हुआ कि ये जो ऑफ है ना, ये क्या करता है? इन दोनों चीज़ों को जोड़ देता है, संबंध बता देता है। जैसे अब यहाँ पे हमने क्या किया? चाबी के आगे द लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि पता चल गया, इस वाक्य को पढ़ेंगे ना, द की ऑफ दिस बाइक, यानी कि ये जो की है, ये की डेफिनेट हो गई कि इस बाइक की चाबी की बात कर रहे हैं हम। कौन सी चाबी? इस बाइक की चाबी। तो चाबी डेफिनेट हो गई ना, तो द की ऑफ दिस बाइक है ना। तो ध्यान में रखना, ये जो ऑफ फ्रेज है ना, कई जगह काम आएगी आपके, कई जगह काम करती है ऑफ फ्रेज जो है। क्या करती है ऑफ के पहले जो नाउन आती है, उस नाउन को ये ऑफ फ्रेज डेफिनेट बना देती है। द की ऑफ दिस बाइक, इस बाइक की चाबी। तो ये लो पता चल गया बिल्कुल कि कौन सी चाबी की बात हो रही है, तो द लगा दिया। आगे देखते हैं, द लिड ऑफ माई बॉटल। लिड का मतलब होता है ढक्कन। कौन सा ढक्कन? किस ढक्कन की बात कर रहे हैं? अच्छा, मेरी बोतल के ढक्कन की बात कर रहे हैं कि भैया आपकी बोतल आपने दिखाई, उस बोतल का ढक्कन, है ना। अगर पता नहीं होता तब फिर हम द का प्रयोग नहीं करते। तो फिर यहाँ पे जो है निश्चित हो गया। द रिजल्ट ऑफ जनरल इलेक्शन। रिजल्ट, नतीजा, किसका नतीजा? जनरल इलेक्शन का नतीजा, है ना। तो बिल्कुल फिक्स हो गया यहाँ पे, फिर डेफिनेट हो गया। डेफिनेट होते ही द आर्टिकल लग गया। द फ्रंट ऑफ द हाउस, कि कोई घर है, जैसे आपने अपने दोस्त को बताया कि यार ये घर रहा मेरा, इसके फ्रंट की बात कर रहा हूँ मैं, इसके आगे वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो फिर हमने आप द लगा दिया। तो इस प्रकार से ये क्या करता है? ऑफ जो है एक तरीके से डिटरमाइन कर देती है, उस नाउन को निर्धारित कर देती है। लेकिन
कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन बातों को ध्यान में रखना है कि रट नहीं लेना है कि कहीं भी ऑफ लग रहा है तो बस द लगा देना है फटाफट। क्यों? अब देखो पांचवा सेंटेंस देखो और छठा सेंटेंस देखो तो आपको थोड़ा सा कुछ अंतर समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ नरेंद्र मोदी इज द मेंबर ऑफ द बीजेपी। अब यहाँ पे द बीजेपी लगाया हमने, क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस तरह की सभी को नॉन होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के आगे द का प्रयोग करते हैं ना, कि भाई वेल नॉन होती है पार्टी जो है ना, क्योंकि पार्टी जो है पूरे एक तरीके से आप कह सकते हो कि ज़्यादातर नेशनल होती है, एक बड़े स्तर पे होती है पार्टी, तो उसके बारे में पता होता है सबको, तो द बीजेपी बोल दिया हमने। लेकिन अब यहाँ पे ऑफ फ्रेज भी आ रही है ना, कि मेंबर आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे द लगा दूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही मेंबर नहीं है बीजेपी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के कई मेंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चाबी है, इस बाइक की चाबी सिर्फ एक हो सकती है। यहाँ पर ये जो मेरी बोतल है, इस मेरी बोतल का जो लिड है, मेरी बोतल का जो ढक्कन है, वह सिर्फ एक ही हो सकता है। इस कारण से आपने द लगाया कि भाई बिल्कुल डेफिनेट है। लेकिन नरेंद्र मोदी इज, यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अ। नरेंद्र मोदी इज अ मेंबर ऑफ द बीजेपी, कि भाई बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं नरेंद्र मोदी, और भी कई मेंबर हैं बीजेपी पार्टी के, इसलिए यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से भोपाल इज, क्या लगाएं, ए लगाएं या द लगाएं? क्योंकि यहाँ पे ऑफ फ्रेज आ रही है। क्यों? क्योंकि इधर नाउन आ रहा है, इधर भी नाउन आ रहा है, तो कह दो आप, भाई रूल बताया था आपने तो कि ऑफ फ्रेज जहाँ भी आ जाए, नाउन आ जाए, ऑफ आ जाए और नाउन आ जाए तो द लगा देना। नहीं, मैंने बताया था कि भाई काफ़ी हद तक आप वहाँ पर द का प्रयोग करते हो, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पर बोलता कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तब तो द लगा देते। क्यों? क्योंकि इंडिया की कैपिटल एक ही हो सकती है। लेकिन क्या भोपाल जो है वह सिर्फ एकमात्र शहर है भारत का? क्या यहाँ पे द लगाए हम? भोपाल इज द सिटी ऑफ इंडिया, ये कहना ठीक होगा, या फिर भोपाल इज अ सिटी ऑफ इंडिया? भोपाल इज अ सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में कई सारे शहर हैं, उन्हीं शहरों में से एक शहर है भोपाल, तो ज़्यादा सही होगा हमारा कहना कि भोपाल इज अ सिटी ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ऑफ फ्रेज है आपकी काफ़ी मदद करेगी डिटरमाइन करने में कि हाँ यार ये आर्टिकल यहाँ पर जो है द का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ए लगा सकते हैं या फिर द आएगा यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना, तो ये जो पांचवा और जो छठा सेंटेंस है ना, थोड़े से अपवाद हैं ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग इन कंपैरेटिव सेंटेंसेस इन केस ऑफ ए चॉइस। कोई कंपैरेटिव सेंटेंसेस है, कोई कंपैरेटिव सेंटेंस है, उसमें से अगर चुनाव की बात की जा रही है, जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, देखो दो लड़कियों की बात हो रही है, दो लड़कियों में से हम चुनना चाह रहे हैं कि कौन सी लड़की ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, तो उन दो लड़कियों में से जो लड़की ज़्यादा ब्यूटीफुल है उसको हमने डिटरमाइन कर दिया, उसे हमने निर्धारित कर दिया। शी इज द मोर ब्यूटीफुल, है ना, शी इज द मोर ब्यूटीफुल, इस शी की बात हो रही है। ये जो शी है कि भाई हमने दो लड़कियों की बात की, इन दो लड़कियों में से चुनाव कर रहे हैं हम, तो इनमें से हमने बताया कि इन दो लड़कियों में से ये वाली लड़की जो है ज़्यादा सुंदर है, तो शी इज द मोर ब्यूटीफुल। इसी तरह से देखो, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में तुलना कर रहे हैं हम, और उन जिन दो भाइयों में तुलना कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि ये जो ही है ना, ये वाला जो भाई है यह ज़्यादा ताकतवर है, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। तो इस तरह से भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं ना, तो ध्यान में रखना इसको भी कि भाई इस तरह से भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि कोई भी कप की बात अगर हम कर रहे हैं ना, कि भाई जैसे कि कोई भी कप होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप है ना, कोई भी कप है, इसके अलावा कोई भी ट्रॉफीज़ हैं, सिनेमा है, थिएटर है, म्यूज़ियम है। अब देखो, सिनेमा है, म्यूज़ियम है, थिएटर है, सिनेमा है, जब इनकी शुरुआत हुई थी, जब सिनेमा की, थिएटर की या म्यूज़ियम की शुरुआत हुई थी, तब ऐसा नहीं है कि एक शहर में 50 सिनेमा है, आजकल तो हैं, जगह जगह सिनेमा खुल गए, लेकिन जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी तो पता चला कि दिल्ली में सिर्फ एक सिनेमा है, मुंबई में सिर्फ एक सिनेमा है ना। तो इस चक्कर में क्या होता था कि जब भी बोला जाता था ना कि हम सिनेमा जा रहे हैं, तो पता होता था आदमी को, जो बोल रहा है उसे भी और जो सुन रहा है उसे भी, कि अच्छा किस सिनेमा जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग कर देते हैं। इसी तरह से थिएटर है, इसी तरह से म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम भी ऐसा नहीं कोई कि हर गली गली में म्यूज़ियम खुला हुआ है ना, कि फेमस म्यूज़ियम होते हैं, तो जब हम बात करते हैं म्यूज़ियम की तो वो वेल नोन होता है, पता होता है उसके बारे में। इस कारण से कप है, ट्रॉफी है, सिनेमा है, थिएटर है या म्यूज़ियम है, इनकी जब हम बात करते हैं तब हम इनके आगे क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वही क्यों मामला डेफिनेट बन जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड कप,
वी आर गोइंग टू द राज मंदिर सिनेमा, वी आर गोइंग टू द रॉयल नेशनल थिएटर, ठीक है। तो वी विजिटेड द ब्रिटिश म्यूजियम, हमने जो है ब्रिटिश म्यूजियम घूमा, है ना। तो इस तरह से जो है इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट करने में, है ना, कि मापने में जैसे द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जैसे वी डू नॉट सेल एग्स बाय द किलो, हम किलो के हिसाब से अंडे नहीं बेचते, है ना। भाई जैसे कोई बोलता है कि भाई हम किलो के हिसाब से अंडे नहीं बेचते, हम दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, कि केले जो हैं वह डजन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। इस तरह से भी कहते हैं, बोलने का तरीका है बनानास आर सोल्ड ₹20 एक किलो, बनानास जो है 20 रुपये के 1 किलो बेचे जाते हैं ना। तो ये कहने के तरीके हैं कि भाई इस तरह से भी आप बोल सकते हो ₹20 एक किलो, इस तरह से भी बोल सकते हो बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, है ना। तो कहने के तरीका है भाई, ए का प्रयोग भी करते हैं हम और द का प्रयोग भी करते हैं ना। तो ये बोलने के तरीके हैं, थोड़ा सा अंतर है कि भाई बनाना किस तरह से बेचे जाते हैं दर्जन के हिसाब से, या फिर बनाना 20 रुपये के 1 किलो दिए, बनाना कैसे दिए साहब 20 रुपये 1 किलो दिए, कैसे दिए साहब दर्जन के हिसाब से दिए साहब। तो इस तरह से ना, वी डू नॉट सेल एग्स बाय द किलो, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, है ना। तो इस तरह से मेजरमेंट्स में भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। अब देखो ये अगला जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझना, इसमें क्या दिक्कत है। कभी कभी क्या करते हैं हम, कोई हमारा शब्द होता है, यानी कि कोई नाउन होती है, नाउन को हम क्या करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देना चाहते हैं किसी नाउन पे, यानी कि कोई नाउन है, उस नाउन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना जोर देना चाहते हैं, उसे सुपरलेटिव सेंस बनाना चाहते हैं। टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, किसी नाउन के महत्व को बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं ना, तब हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया, मतलब उसको जो है बिल्कुल क्या बना दिया, उसको एक तरीके से वेल नोन बना दिया हमने। जैसे ही इज़ द मैन, यही है वो आदमी, ही इज़ द मैन फॉर दिस क्रूशियल ऑपरेशन। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना। ऑपरेशन का मतलब है कोई मिशन है आपका, तो आप क्या कहो, अरे यार यही तो है वो आदमी जिसे हम ढूंढ रहे थे, ये देगा हमारे ऑपरेशन को अंजाम। तो देखो ये मैन जो है ना बिल्कुल एक अलग बना दिया ना आपने, इसको यूनिक बना दिया बिल्कुल एकदम, कि और सारे आदमी हैं, उन आदमियों में से आप इस आदमी की बिल्कुल एक पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो, एक अलग ही सेंस में बात कर रहे हो कि ये है वो आदमी जो हमारे ऑपरेशन को अंजाम देगा। जैसे हम बोलते ना कि एक तरीके से, जैसे अगला सेंटेंस देखो, वर्चुओसो, है ना। ये वर्चुओसो नहीं पढ़ते, इसे जहाँ भी आर आता है ना इंग्लिश में, ज़्यादातर क्या है, आर साइलेंट होता है, हाँ की आवाज़ निकलती है जब भी आर आता है ना। वर्चुओसो इज़ द वर्ड फॉर अ ग्रेट म्यूजिशियन, कि भाई जो एक महान संगीतकार होता है उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसके लिए बिल्कुल ठीक शब्द है ना, द वर्ड, उसके लिए बिल्कुल ठीक शब्द है वर्चुओसो। वर्चुओसो का मतलब होता है एक तरीके से संगीत का विशारद व्यक्ति, है ना, जो संगीत का मास्टर होता है ना, उसको हम बोलते हैं वर्चुओसो। तो वर्चुओसो एकदम सही शब्द है, बिल्कुल सटीक शब्द है, किसके लिए, एक ग्रेट म्यूजिशियन के लिए, है ना, एक बहुत ही बड़े साहित्य, एक बहुत ही बड़े संगीतकार के लिए जो है सटीक शब्द है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारी नाउन है उसको जो है हम बहुत ही ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही बेहतर तरीके से हम दर्शाना चाहते हैं, तब भी हम उसके आगे एक तरीके से द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से उसे बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाना चाहते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो है क्या कहता है नियम, कि बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। क्या मतलब हुआ इसका, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। जैसे हमने बात की द ग्रेट अशोका, तो अशोका किसी का भी नाम हो सकता है अशोका, लेकिन नहीं, हम उस अशोका की बात कर रहे हैं जो ग्रेट है। अच्छा, यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक रूप से ग्रेट है ना, अशोका, है ना, जिसने कि कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, है ना। अच्छा, उस अशोका की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वही था ग्रेट। तो इस तरह से जब हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया तो द ग्रेट अशोका, या फिर अशोका द ग्रेट, है ना। तो इस तरह से, इसी तरह से शेक्सपियर, कईयों का नाम हो सकता है ना शेक्सपियर, है ना, या फिर अगर हम अकेले शेक्सपियर की बात करेंगे तो प्रॉपर नाम हो जाएगा, लेकिन जब हमने इसके आगे एडजेक्टिव लगा दिया है ना, तो द इमॉर्टल शेक्सपियर, है ना। कौन सा शेक्सपियर, अमर शेक्सपियर, है ना। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं कि जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई प्रॉपर नाउन, एक कोई विशेष प्रॉपर नाउन है, उसके साथ कोई एडजेक्टिव, कोई क्वालिटी जोड़ देते हैं, तब भी हम उसके साथ क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं ना, द इमॉर्टल शेक्सपियर। अगली बात देखते हैं कि बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है कोई भाववाचक संज्ञा, यानी कि कोई ऐसी नाउन जिसे आप छू नहीं सकते, है ना, जैसे कि कोई विचार है, कोई क्वालिटी है, कोई भाव दशा है आपकी, है ना, कोई अंदर, जैसे ममता है। क्या है ममता? एक भाववाचक संज्ञा है, इसे छू थोड़ी सकते हो, आपके अंदर का गुण होता है ये, है ना। ईमानदारी है, आपके अंदर का गुण है ये, है ना, तो भाव है ये, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 3 स्टार लगा देता हूँ इसके ऊपर, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना। अब इसको समझते हैं कि जो है हम क्या होता है इसमें, क्या होता है कि किसी भी कॉमन नाउन के आगे, बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे समझते हैं क्या कहना चाहता है इसमें, जो एडिटोरियल क्या बात करना चाहता है। द डेविल इन हिम वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेनस क्राइम। हेनस क्राइम, हेनस का मतलब होता है बहुत ही घृणित, बहुत ही ज़्यादा घिनौना, है ना। क्राइम का मतलब हो गया अपराध, है ना, कि उसके अंदर का शैतान, द डेविल इन हिम, उसके अंदर का शैतान, वाज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार था इस घृणित अपराध के लिए। उसके अंदर का शैतान इस घृणित अपराध के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। इसी तरह से जो है अगला देखो, एट लास्ट, फाइनली, एट लास्ट द जज। अब देखो डेविल का प्रयोग क्या है? डेविल का प्रयोग जो है एक तरीके से सामान्य है, एक तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं ना डेविल का, एक सामान्य प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जज है, एक क्या है, जज का प्रयोग क्या है, एक तरीके से हम एक सामान्य रूप में करते हैं, लेकिन क्या करना चाहते हैं, उसको जो है एक तरीके से भाववाचक के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हैं हम, ना। यहाँ पे शैतान से मतलब है एक तरीके से शैतान की क्वालिटी, यहाँ पे शैतान का मतलब एक तरीके की शैतान की क्वालिटी। इसी तरह से यहाँ पे ये जो जज लिखा हुआ है ना, एक तरीके से कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे जज का मतलब है एक तरीके से ये जो न्याय करने का गुण होता है ना आपके अंदर, उसको बोलते हैं, है ना। कि जैसे अभी मानो कि जैसे मदर का हम प्रयोग करें, एक तो मदर का मतलब होता है माँ, एक द मदर इन हर, इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर का मातृत्व गुण। जैसे मैं बोलूँगा द मदर इन हर, इसका मतलब हुआ उसके अंदर का मातृत्व गुण, उसके अंदर का न्यायाधीश का गुण, है ना, यानी कि जो न्याय पसंद करता है ना व्यक्ति, वो न्याय का गुण। द डेविल इन हिम, उसके अंदर का शैतान का गुण, है ना। तो इस तरह से कॉमन नाउन के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं जब उस कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस देखो, द एट लास्ट द जज इन हिम गेव लाइफ सेंटेंस टू हिज ओन सन। अंततः, अंत में क्या हुआ कि उसके अंदर का जो न्यायाधीश था, यानी कि उसके अंदर का जो न्यायाधीश था, यानी कि एक तरीके से न्याय करने का जो गुण थी, है ना, उसकी जो क्वालिटी थी, उसके अंदर का न्यायाधीश जाग उठा और उसने अपने खुद के बेटे को जो है जीवन कैद की सज़ा सुना दी, उम्र कैद की सज़ा, है ना। लाइफ सेंटेंस का मतलब होता है उम्र कैद, है ना, कि उसने अपने खुद के बेटे को जो है लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुना दी अंततः, है ना। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है, एग्जाम में आता है इसके ऊपर, है ना, कॉमन एरर में भी आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छी तरह से देखना इसे। तो इसका कुल मिला के एक बार और जो है सार में बात कर लेते हैं हम। किसी भी कॉमन नाउन को जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो तब भी हम क्या करते हैं कि उस कॉमन नाउन के आगे द का प्रयोग करते हैं। तब वहाँ पे जज का मतलब जज नहीं रह जाता, जज का मतलब हो जाता है जज की क्वालिटी। डेविल का मतलब डेविल नहीं रह जाता, उसका मतलब हो जाता है डेविल की क्वालिटी, है ना। मदर का मतलब मदर नहीं रह जाता, उसका मतलब हो जाता है मातृत्व, है ना, मातृत्व, है ना, उस हिंदी में उसे मातृत्व बोलेंगे, माँ का गुण, मातृत्व। अगला देखते हैं, बिफोर ए लैंग्वेज टू शो नेशनलिटी। क्या मतलब हुआ इसका? बिफोर ए लैंग्वेज टू शो नेशनलिटी, कि अगर जैसे ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ के आगे द लगा दिया, इसका मतलब याद है क्या हुआ? द चाइनीज़ का मतलब हो गया चाइना के लोग, द अमेरिकन्स का मतलब हो गया अमेरिका के लोग। तो किसी भी लैंग्वेज के आगे जब हम क्या कर देते हैं कि चाइनीज़ के आगे हमने लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि भाई चाइना की भाषा बोलने वाले लोग, है ना। द जापानीज़, यानी कि जापान के लोग, द जापानीज़ का मतलब हो गया जापान के लोग, है ना। तो द चाइनीज़ आर एग्रेसिव, कि भाई जो चाइना के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हैं, है ना। इसी तरह से मैं जैसे बोलूँ आपसे कि भाई जैसे द जापानीज़ आर हार्ड वर्किंग, कि भाई जो जापान के लोग हैं वे कठिन परिश्रम करने वाले हैं। द अमेरिकन्स वर नॉट प्रेजेंट इन दैट कन्वेंशन, कि भाई एक तरीके से जो अमेरिकी लोग थे, वह कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग, वह उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। तो इस तरह से भी आप कह सकते हो कि किसी भी लैंग्वेज के आगे जब आप द का प्रयोग करते हो, है ना, तब किसी भी लैंग्वेज के आगे जब आप द का प्रयोग करते हो तब उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? उस देश के नागरिकों की बात करना चाहते हैं। लेकिन हम इस तरह से भी बोलते हैं, है ना, अ ग्रीक,
एन एशियन है ना, ही इज़ एन एशियन है ना, किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं ना कि वह भाई एशिया का आदमी है ना, तो इस तरह से भी बोला जाता है ना कि भाई कहने के तरीके इस तरह से भी हम बात करते हैं। अगला देखते हैं कि व्हेन अ प्रोफेशन का मतलब है कोई भी व्यवसाय इज रिफर्ड कलेक्टिवली, कि भाई जब किसी भी व्यवसाय को सामूहिक रूप से संबोधित किया जाता है, जैसे मैंने कहा द बार, बार का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बार का मतलब हुआ कि जो भी एडवोकेट्स हैं उनकी जो एसोसिएशन बनी हुई है उसमें जितने भी लोग हैं उनको कलेक्टिवली रिफर कर रहे हैं हम। जैसे रिफर करते थे ना द पुअर, जब हम बोलते थे तो उसका मतलब क्या था, द पुअर का मतलब है सारे की सारे गरीब लोग, द रिच का मतलब है पूरे की पूरे अमीर लोग, द बार का मतलब है कि भाई ये जो एडवोकेट्स है ना, इस एडवोकेट्स का जो पूरा की पूरा ग्रुप बना हुआ है ना एक प्रोफेशनल, वो सारा ग्रुप आ गया, उसको द बार बोला। द प्रेस, द प्रेस का मतलब है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वे सब आ गए इसमें है ना। तो जब हमने द प्रेस कहा तो इसके माध्यम से हमने उन सभी लोगों को संबोधित किया जो कि किसी न किसी रूप में पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अगला देखते हैं, हाँ अगला देखते हैं, बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर प्रीपोजिशन। देखो क्या होता है कि आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना, सामान्यतः इनके साथ हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम जो है इस तरह से बोलते हैं कि इट इज़ माई लेग, ये मेरा पैर है, तो इनके साथ में जो है ना हम पजेसिव का प्रयोग करते हैं एक तरीके से ना, ये जो हमारे पजेसिव का प्रयोग करते हैं इनके सामने ना, माई लेग, माई आर्म, हिज लेग, हिज आर्म है ना। लेकिन अगर प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे यहाँ पे इन आ गया, यहाँ पे बाय आ गया, तब इसके बाद में हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं ना, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। जैसे ही हिट हिम इन द लेग, उसने उसे पैर में मारा, उसने उसे पैर में हिट किया। ही कॉट मी बाय द आर्म है ना, उसने मुझे हाथ से पकड़ लिया है ना, तो बाय आ गया। तो ध्यान में रखना बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कब, जब बाद में प्रीपोजिशन आता है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई बॉडी पार्ट्स का उल्लेख किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे है ना। तो इस रूल को भी ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया आपको है ना, तो भाई तो इस तरह से, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे दिया, कॉमन एरर में दे दिया, पूछने के तरीके हैं, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, और ये जो अगला हम पढ़ने वाले हैं ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिफोर इन्वेंशंस, कि कोई भी जो खोज होती है ना, साइंटिफिक खोज, उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब, जब उस खोज का प्रयोग खोज के संदर्भ में किया जाए। जैसे द टेलीविजन हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ कंप्लीटली, तो अब याद हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इस टेलीविज़न के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, सारी की सारी जो टेलीविज़न्स है ना दुनिया में, उन सभी टेलीविज़न्स को रेफ़र करना चाहते हैं, पूरी की पूरी टेलीविज़न्स को हम कलेक्टिवली। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई नाउन कलेक्टिवली सारे की सारी अपनी कैटेगरी की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, द के माध्यम से बताते हैं। अब यहाँ पे द टेलीविज़न का मतलब हुआ कि ये जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि विश्व में जितने भी टेलीविज़न है ना, यानी कि एक तरीके से टेलीविज़न की ये जो खोज है, टेलीविज़न हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ कंप्लीटली, तो इस खोज ने, इस टेलीविज़न ने हमारे जीवन को बदल दिया है। तो यहाँ पे हम सिंगल टेलीविज़न की बात नहीं कर रहे, सिंगल टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरी की पूरी टेलीविज़न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से लिसनिंग टू द रेडियो इज़ माई फेवरेट टाइम पास है ना, रेडियो को सुनना, लिसनिंग टू द रेडियो। यहाँ पे रेडियो का मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियो का मतलब है रेडियो सर्विस। ये जो रेडियो की खोज है वो कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं ना, किसी उपकरण की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सर्विस की, एक वैज्ञानिक खोज की, जिसने कि हमारे पूरे की पूरे जीवन को बदल दिया है ना। तो लिसनिंग टू द रेडियो इज़ माई फेवरेट टाइम पास। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं। अब लेकिन अब इसके कुछ अपवाद देखो। जैसे मैंने कहा आई परचेस्ड अ रेडियो, अब यहाँ पे हम रेडियो सर्विस की बात नहीं कर रहे। जैसे आप टेबल खरीदते हो, जैसे आप कोई बुक खरीदते हो, कोई किताब खरीदते हो, ऐसे ही आपने एक उपकरण खरीदा है ना, एक डब्बा खरीदा, उस डब्बे का नाम है रेडियो है ना, एक उपकरण खरीदा आपने, तो क्या कहोगे आप, आई परचेस्ड अ रेडियो। अब यहाँ पे द रेडियो नहीं लगाओगे आप है ना, द रेडियो लगाओगे आप जब बात के सेंस में खोज का संदर्भ आ रहा हो, जब बात में ऐसा लग रहा हो कि भाई यहाँ पे जो है ना साइंटिफिक इन्वेंशन के रूप में बात की जा रही है, तब हम उसके सामने द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि तब वह इन्वेंशन जो है कलेक्टिवली चीज़ों को रिफर करेगी है ना, तब हम उसके आगे क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से देखो, ही वॉज वर्किंग इन रेडियो या फिर टेलीविजन। अब याद है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेडियो का यहाँ पे मतलब है रेडियो विभाग, यहाँ पे टेलीविजन से मतलब है टेलीविजन विभाग, कि भाई वह रेडियो विभाग में काम कर रहा था, वह टेलीविजन विभाग में काम कर रहा था। तो यहाँ पे न तो हम ए लगाएंगे और न फिर यहाँ पे द लगाएंगे, क्योंकि यहाँ रेडियो का मतलब है रेडियो विभाग,
तो ये बोलने में आपको क्या उसका सेंस समझना पड़ेगा कि वाकई में क्या बात की जा रही है। ही वॉज वर्किंग इन टेलीविजन, इसका मतलब है वो टेलीविजन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। यहाँ पे न तो साइंटिफिक खोज की बात हो रही है, न यहाँ पे किसी एक तरीके से न यहाँ पे किसी यूनिट की बात हो रही है। यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है। आई परचेज्ड अ रेडियो, जैसे टेबल एक यूनिट है, जैसे बुक एक यूनिट है ना, एक इकाई है। आपने कुछ खरीदा, कुछ मटेरियल आपने खरीदा। अगला देखो ये ऊपर जो लिखा हुआ ना, दे वर वॉचिंग टेलीविजन। अब क्या है, सिंपल बोला हमने है ना, नहीं लगाया द। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ भी ये जो टेलीविज़न है ना, इसकी साइंटिफिक उपकरण के रूप में बात नहीं हो रही, एक डब्बे के रूप में बात कर रहे हैं हम कि ये डब्बा है। डब्बा का मतलब है कि भाई ये एक आर्टिकल है, एक सामान है, जैसे आपकी टेबल होती है, आपकी कुर्सी होती है, इसी तरह से ना। दे वर वॉचिंग टेलीविजन तो हम सिंपली बोलते हैं, लेकिन लिसनिंग टू द रेडियो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये सारे की सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं ना मैंने, अक्सर इन्हीं एग्जाम्पल्स को बार बार पूछा जाता है, तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना कि बिफोर इन्वेंशंस हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जब उस इन्वेंशन को यूज़ करने की बात की जा रही हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भाई जब हम जैसे रेडियो की बात कर रहे हैं या फिर हम टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, एक उपकरण के रूप में है ना, मतलब एक आर्टिकल के रूप में उसकी बात करें, आर्टिकल मतलब सामान के रूप में उसकी बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना तो ए का प्रयोग होगा ना द का प्रयोग होगा ना। ये वाक्य जो है ना बिल्कुल इसी तरह से बोला जाता है, दे वर वॉचिंग टेलीविजन, है ना। आप ये नहीं कहोगे दे वर वॉचिंग द टेलीविजन, लेकिन हमेशा कहोगे लिसनिंग टू द रेडियो, आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल और बहुत ही खतरनाक रूल, है ना, जो कि बार बार मैंने आपको बता दिया और बार बार इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना आपको आर्टिकल के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बिल्कुल अच्छी तरीके से एक अच्छी तरह से आ जाते हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान मामला है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउस आर यूजफुल एनिमल। तीनों की तीनों वाक्य सही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब जनरल बात करनी हो तब बिना आर्टिकल्स के भी बात की जाती है। देखो यहाँ पे हमने बिना आर्टिकल्स के जनरल बात की हमने, है ना। गाय के बारे में हमने स्टेटमेंट दे दिया कि काउस आर यूजफुल एनिमल, कि भाई ये जो गाय हैं यह उपयोगी जंतु हैं। इसके अलावा जब हम जनरल बात करते हैं तब हम ए का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा जब हम जनरल बात करते हैं तो द का प्रयोग भी करते हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जब जनरल बात करते हैं तब कब तो हम ए का प्रयोग करते हैं और कब हम द का प्रयोग करते हैं, है ना। कि भाई अगर आप प्लूरल बना दिया ना आपने तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, काउस आर यूजफुल एनिमल, फिर ए एन लगाने की इस तरह से कहने की जरूरत नहीं है। द काउस ये कहने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। द काउस कहने की जरूरत नहीं है। काउस बोल दिया आपने तो सीधा काम हो गया आपका। अब यहाँ पे ए या द लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा बोल दिया काउस आर यूजफुल एनिमल। तो दिक्कत आती है कि कब हम द का प्रयोग करें और कब हम ए का प्रयोग करें जब हमें जनरल बात करनी हो। अब इसको समझते हैं। When a singular noun is used to represent a whole class, कि भाई किसी भी एक सिंगुलर नाउन का प्रयोग, जैसे ये काऊ है, यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, किसी भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग पूरी की पूरी प्रजाति को एक साथ दिखाने के लिए किया जाता है। दोबारा सुनना, किसी भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग पूरी की पूरी प्रजाति को एक साथ रिफर करने के लिए, आगे मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे इस वाक्य को देखो आप, द टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है की कगार पर। ये जो लिखा हुआ है ना ऑन द वर्ज ऑफ, इसका मतलब होता है की कगार पर। एक्सटिंक्शन का मतलब है विलुप्ति, विलुप्त, कि भाई टाइगर जो है वे विलुप्ति की कगार पर है। टाइगर विलुप्ति की कगार पर है। अब याद हम क्या करना चाहते हैं, किसी एक इंडिविजुअल टाइगर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, है ना, उसे सिंगल इंडिविजुअल टाइगर की तरह हम यहां टाइगर को कंसीडर नहीं कर सकते। यहां हम टाइगर के माध्यम से कहना चाह रहे हैं पूरी की पूरी टाइगर की कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। द टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि एक सिंगल टाइगर है ना, यहां पर आप कंसीडर करना भी चाहो ना तो भी कंसीडर नहीं कर सकते, यहाँ ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसा नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि हम टाइगर के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो टाइगर की पूरी प्रजाति है ना, यह विलुप्ति की कगार पर है। ये टाइगर की जो पूरी की पूरी प्रजाति है ना, ये खतरे में है, तो इसलिए यहाँ पर अब आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। अब लेकिन इस वाक्य को देखो, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, अ काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब देखो आप क्या है कि यहाँ पे इस काउ को सिंगल इंडिविजुअल की तरह कंसीडर कर पा रहे हो। भाई
थोड़ा सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अ काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल। देखो मैंने आपको, अभी मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और ऊपर जो है आपको एक बार फिर उस रूल को ध्यान दिलाता हूँ जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था और मैंने कहा था कि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब आते हैं, बिल्कुल आपको शुरू में ले चलता हूँ एक बार, तो आपको जो है चीज़ें और ज़्यादा बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ए या एन का जब प्रयोग सीखा था ना हमने, तो उस दौरान मैंने बात की थी आपको कि भाई इसका यूज़ जो है आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है कि किस तरह से, हाँ ये देखो, इन द सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी क्लास के बारे में बात करेंगे लेकिन उस नाउन को सिंगुलर जो है हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे मैं कहूँ कि अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पे स्टूडेंट को हम इंडिविजुअल व्यक्ति की तरह कंसीडर कर पा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ कि टाइगर विलुप्ति की कगार पर है, तो वहाँ पर एनी का सेंस नहीं आ रहा कि कोई भी टाइगर विलुप्ति की कगार पर है, नहीं, वहाँ सारे की सारे टाइगर एक साथ विलुप्ति की कगार पर है। तो द का प्रयोग करोगे आप किसी क्लास को दिखाने के लिए, सभी को एक साथ, द का प्रयोग पूरी की पूरी क्लास को एक साथ दिखाने के लिए प्रयोग करोगे, जबकि ए का प्रयोग पूरी की पूरी क्लास को सिंगुलर एनी के सेंस में दिखाने के लिए। भाई ए के माध्यम से भी हम पूरी जो है ना, ए के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक सिंगुलर उसको पहचान पाते हैं। जैसे अ सोल्जर मस्ट ओबे हिज सुपीरियर, कि भाई कोई भी सैनिक है, कोई भी जो सैनिक है ना, उसे अपने सीनियर की बात माननी चाहिए, सिंगुलर कंसीडर कर पा रहे हैं। अ काउ इज ए यूजफुल एनिमल, मतलब कोई भी गाय है ना, उसको सिंगुलर कंसीडर कर पा रहे हैं कि कोई भी गाय है वो यूजफुल एनिमल है। अब कभी कभी क्या होता है, ये ओवरलैप कर जाते हैं चीज़ें, यानी कि वहाँ पे ए लगाएं या द लगाएं, कभी कभी क्या है, दोनों बातें जो है ओवरलैप करती हैं कि आप उस वाक्य को सामूहिक रूप से एक साथ भी मान सकते हो और कभी कभी उसे क्या करते हो, आप उस वाक्य को जो है, उस वाक्य के माध्यम से आप क्लास को रिप्रेजेंट करते हो और उसे इंडिविजुअल भी कंसीडर कर पाते हो, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तब वहाँ पे ए भी लग सकता है, वहाँ पे द भी लग सकता है। जैसे मैं कहूँ द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, इसका मतलब है कि भाई पूरी की पूरी गाय की जो प्रजाति है एक साथ, ये सारी की सारी गाय जो है हमारे लिए यूजफुल, बिल्कुल ठीक है। अ काउ इज यूजफुल एनिमल, ये भी यार बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात ठीक है। एनी काउ, वो भी यूजफुल है, बिल्कुल है ना। लेकिन वो जो मैंने वाक्य लिखा आपको, जो मैंने बताया था ना कि द टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ, वहाँ पे ए टाइगर नहीं लगा सकते हम। क्यों नहीं लगा सकते अ टाइगर वहाँ पे? क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप एनी के संदर्भ में बात नहीं कर सकते कि कोई भी टाइगर जो है वो विलुप्ति की कगार पे है ना। तो इसलिए मैंने इस पर बार बार इतना ज़्यादा रेफरेंस दिया आपको। तो एक बार फिर से समझ लेना इन दोनों का अंतर, कि जनरल बात करने के लिए, पूरी की पूरी क्लास को दिखाने के लिए ए का प्रयोग भी करते हैं और द का प्रयोग भी करते हैं। ए का प्रयोग भी करते हैं और द का प्रयोग भी करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं हम जब उस वाक्य में जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे क्या हम इंडिविजुअल कंसीडर कर पा रहे हैं। अगर इंडिविजुअल कंसीडर कर पा रहे हैं तो ए का प्रयोग करेंगे, और अगर इंडिविजुअल कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, पूरी की पूरी क्लास को एक साथ रिफर करना है, तब हम द का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही अंतर है ना। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई खास है नहीं, है ना। बस वो थोड़ा सा लगता है जब पहली बार देखते हैं आप, जो है धीरे धीरे पढ़ोगे। इसके कुछ और उदाहरण भी हैं वहाँ पे, उन 2-4 उदाहरण को और देख लेते हैं तो ये जो है मामला और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये, हाँ, इसी की बात कर रहे थे हम, है ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अ टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम टाइगर को इंडिविजुअल, है ना, एक सिंगुलर की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सारे टाइगरों की बात कर रहे हैं और एक साथ बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो है एनी का सेंस नहीं है। ये जो एनी का सेंस होता है ना, वो एनी का सेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे एनी का सेंस है। कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे अगला देखो, द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। अब हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पिकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है? नहीं, हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये जो पिकॉक बर्ड है, इसकी पूरी की पूरी जो प्रजाति है, पूरी की पूरी जो कैटेगरी है, उसको हमने जो है पिकॉक के माध्यम से हम सारी पिकॉक की बात करना चाहते हैं कि पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो अब ये अब पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसी तरह से देखो इसको, कि मैंने क्या कहा, द कंप्यूटर हैज़ चेंज्ड आवर वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये जो कंप्यूटर आया है ना, इस कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, पूरे कंप्यूटर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। इस कंप्यूटर के बारे में जो है हम एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं सामूहिक रूप से, कि पूरे की पूरे जो भी कंप्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सब ने हमारे संसार को बदल दिया है। लेकिन अब ये देखो यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों?
अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कंप्यूटर को इंडिविजुअल सिंगुलर तरीके से कंसीडर कर पा रहे हो, है ना, कि भाई कोई भी कंप्यूटर, है ना, जैसे मैंने कहा आपसे स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, इसी तरह से कंप्यूटर क्या है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि भाई एक कंप्यूटर जो है ना, कोई भी एनी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एनी कंप्यूटर। तो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ, उससे सारा खेल क्लियर हो जाएगा। दोबारा से ए और द का ये जो है ना, कि ए की बात भी आप क्या करोगे, ए की बात और द की बात दोनों के साथ आप क्या करोगे, पूरी की पूरी क्लास को दिखाते हो, पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, ए के साथ भी और द के साथ भी, और प्लूरल के साथ तो करते ही हैं। ए के साथ जब आप पूरी क्लास को दिखाना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि क्या वाक्य में जिसकी बात की जा रही है, क्या आप उसे सिंगुलर तरीके से कंसीडर कर पा रहे हो, तब हम ए लगा देंगे। लेकिन अगर जिसकी बात की जा रही है उसको आप सिंगुलर तरीके से कंसीडर नहीं कर पा रहे हो, उसकी पूरी की पूरी क्लास की बात की जा रही है, तब आप क्या करोगे, वहां पर द का प्रयोग करोगे। अब देखो एक और चीज समझ लेना, उससे क्लियर हो जाएगा कि ए का प्रयोग करते हैं हम जब उस नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, और द का प्रयोग करते हैं जब हम उस नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, मैंने क्या कहा आपसे, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कंप्यूटर की क्वालिटी है या नहीं है, कि कंप्यूटर की क्वालिटी है क्या, कि भाई कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, क्या है ये, कुत्ते की क्वालिटी है या नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। भाई सही बात है यार, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो हम उसका मतलब है उसको इंडिविजुअल कंसीडर कर पा रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये, उसकी क्वालिटी। लेकिन मैं कहूँ आपसे कि मैं आपसे कहूँ ये वाक्य देखो आप, मैंने आपको कहा कि टाइगर विलुप्ति की कगार पर है। ये क्या टाइगर का गुण है क्या, ये विलुप्ति की कगार पे होना, ये तो टाइगर के संदर्भ में कही गई बात है। तो जब किसी के संदर्भ में बात कही जाएगी तब हम द का प्रयोग करेंगे, और जब किसी की क्वालिटी को बताया जाएगा तब हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि क्या होगा, कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जैसे कि इस काऊ के संदर्भ में देखो, अ काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। सही बात है, गाय की क्वालिटी है कि वह यूजफुल एनिमल है। द काऊ इज यूजफुल एनिमल, ये गाय के संबंध में कही गई बात है, इसलिए यहाँ पे द काऊ भी सही है और अ काऊ भी सही है ना। तो कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन कुछ सेंस होंगे जहाँ पर पर्टिकुलरली सिर्फ द का ही प्रयोग किया जाएगा। ये टाइगर की जो मैं कह रहा हूँ, टाइगर का विलुप्त होना जो है टाइगर की क्वालिटी नहीं है, उसका गुण नहीं है। ये टाइगर के 4 पैर होते हैं, टाइगर के शरीर पे 4 धारियाँ होती हैं, इस तरह के स्टेटमेंट लिखने के लिए आप ए का प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि ये टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक है, टाइगर की क्वालिटी के संदर्भ में आप बात कर रहे हो। यहाँ पर आप टाइगर को एनी के संदर्भ में जो है, एनी के संदर्भ में जो है आप टाइगर को देख सकते हो, सिंगुलर इंडिविजुअल उसे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जब आप कहोगे द टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ये टाइगर के संबंध में कही गई बात है। इसी तरह से द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, ये पिकॉक के संदर्भ में कही गई बात है, ये कोई पिकॉक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पिकॉक की कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन मैं कहूँ जो है पिकॉक जो है रंग बिरंगा होता है, सही बात है, ये तो पिकॉक की क्वालिटी हुई, तो आप ए करके बात कर सकते हो उस जनरल की, है ना। तो बस ये डिफरेंस है, इसको जो अच्छी तरह से समझ लेना। थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजन भरा था, मैंने कोशिश की आपको समझा सकूं। इसी तरह से ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द फ्लूट इज रियली डिफिकल्ट। एक जनरल स्टेटमेंट दिया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बात की थी ना हमने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की। क्यों लगाते हैं उसके आगे हम द, इसीलिए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बांसुरी है, यह सारी की सारी बांसुरी को क्लास के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। बांसुरी का मतलब है यहाँ पे, बांसुरी से मतलब है बांसुरी की पूरी कैटेगरी आ गई। पूरे वर्ल्ड में जो भी विभिन्न प्रकार की बांसुरी पाई जाती है ना, उन सभी बांसुरियों की हम बात कर रहे हैं इस बांसुरी के माध्यम से। तो द फ्लूट इज रियली डिफिकल्ट, कि भाई ये जो बांसुरी बजाना है ना, ये वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है, या फिर बांसुरी सीखना जो है वह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग जो है यहाँ पर करेंगे द। तो ध्यान में रखना, जनरल बात करने के लिए विदाउट आर्टिकल, है ना, विदाउट आर्टिकल भी हम जनरल बात करते हैं, आर्टिकल ए के साथ भी हम जनरल बात करते हैं, और आर्टिकल द के साथ भी हम जनरल बात करते हैं ना। तीनों की तीनों मैंने आपको समझा दी है। अगला देखते हैं, कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे कि ए और एन के दौरान मैंने आपको समझाई थी। इसी तरह से जो है द के साथ भी कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन जुड़ी हुई। जैसे हम बोलते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग, है ना, तो इन मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, इन द मॉर्निंग बोलेंगे। इनको भी आप ऐसा समझ लो कि भाई ये एक तरीके की फिक्स ईडियम है, जैसे ईडियम फिक्स होती है ना, उसी तरह से ये भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, और इनके साथ हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, है ना। इन द मॉर्निंग हुआ, एट द मोमेंट हुआ, ऑन द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोध में,
जब जब दो स्टेटमेंट बोले जाएं और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोध में हो, तब हम बोलते हैं ऑन द कॉन्ट्रे, बाय द वे, प्लीज स्पीक द ट्रुथ, है ना। तो ये क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड फ्रेज है ये। इसी तरह से आई एम गोइंग टू द स्टेशन, आई एम गोइंग टू द बस स्टॉप, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, आई एम गोइंग टू द सर्कस, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, ये बिल्कुल फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, बिल्कुल फिक्स्ड फ्रेज हैं। कुछ चीज़ें ट्रेडिशन से निर्धारित होती हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशन से निर्धारित हुई हैं ना, बोलते बोलते जो है यूज़ में आ जाती है, तो फिर हम बोलने लग जाते हैं ना। तो इस तरह से भी भाई लैंग्वेज क्या है कि रूल से चलती है, ठीक है बात, लेकिन धीरे धीरे बोल चाल में जब चीज़ें बदलती हैं तो फिर हम भाषा के रूल्स को भी धीरे धीरे बदल लेते हैं। जैसे अब हम क्या बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे पार्टी होती है ना, पार्टी है ना, जैसे बोलते हैं ना कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब पार्टी का प्लूरल क्या बनेगा, पार्टीज, लेकिन हमने हिंदी मान लिया इस शब्द को, तो अब हम क्या कहते हैं, काफ़ी सारी पार्टियां। अब ये क्या मतलब हुआ भाई, पार्टी इंग्लिश शब्द है, अगर आपको बहुवचन बोलना है तो पार्टीज बोलो। मैंने बहुत सारी मूवियाँ देख रखी हैं, जबकि होता क्या है, मूवी। अब अगर आप प्लूरल बात करना चाहते हो तो क्या बोलोगे, मूवीज बोलोगे ना, लेकिन नहीं, हम क्या बोलते हैं, मैंने कई सारी मूवियाँ देख रखी हैं, मैंने कई सारी फिल्में देख रखी हैं। अब भाई फिल्म है, फिल्म का प्लूरल होता है फिल्म्स, लेकिन आम बोलचाल में धीरे धीरे क्या हुआ, फिल्म को पहले हमने हिंदी शब्द मान लिया, जब हिंदी मान लिया तो हिंदी का हमने बहुवचन बना दिया, तो फिल्म का हमने बहुवचन बना दिया फिल्में। तो इस तरह से क्या है, चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली जाती हैं, ठीक है ना, आम बोलचाल के साथ आते आते। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो निर्धारित होती चली जाती हैं। तो आर्टिकल के साथ भी यही चक्कर है, काफ़ी सारे जो फ्रेज है ना आर्टिकल में, वे निर्धारित हो गई हैं इसी तरह से ट्रेडिशंस के साथ साथ, है ना। तो काफ़ी हद तक व्याकरण के रूल काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ट्रेडिशन से निर्धारित हुई चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको जो है रेगुलर, बिल्कुल एक रीडर बनना होगा, आपको लगातार पढ़ना होगा, तो धीरे धीरे आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। इसी तरह से इन द रॉन्ग, कीप टू द राइट, है ना, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। इसके अलावा और देखते हैं, जैसे कि एट सनराइज आई वॉज प्रेजेंट, एट डॉन, एट नाइट, है ना, किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं, बिल्कुल सिंपल। इन समर, है ना, बिल्कुल सीधा बोलेंगे। इन द समर सीजन, या तो कहो इन समर या कहो इन द समर सीजन। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ड्यूरिंग द डे, बिल्कुल फिक्स्ड फ्रेज है, इसी तरह से प्रयोग होगा इनका जब से ना। ड्यूरिंग द डे आई वॉज प्रेजेंट देयर, है ना, कि भाई दिन के दौरान मैं वहाँ उपस्थित था, है ना। इस तरह से व्हाट वर यू डूइंग ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन भर के दौरान तुम क्या कर रहे थे। इस तरह से क्या है, पूरी की पूरी एकदम फिक्स्ड फ्रेजेस है ना। तो ये थे हमारे आर्टिकल द के सारे की सारे प्रयोग, है ना। अब आपने अगर ये सारे की सारे प्रयोग देख लिए, मैंने आपको बार बार बताया कि भाई द की जो मुख्य चाबी है ना, वह चाबी है कि द के माध्यम से किसी भी डेफिनेट चीज़ की हम बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में जो है जानकारी हो, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनिक हो, जिसकी सबको नॉलेज हो, तो बस वहाँ पे हम जो है किसी भी तरह से द का प्रयोग कर देते हैं। तो हमने जो है सबसे पहले देखा कि भाई ये आर्टिकल नाम की बीमारी क्या है, होते क्या है आर्टिकल, क्या इनका यूज़ है। इसके बाद में हमने देखा ए और एन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं। इसके बाद में हमने देखा कि आर्टिकल जो द है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से किया जाता है ना, आर्टिकल द का प्रयोग जो है किन किन परिस्थितियों में हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई बार क्या ऐसा लगता है कि यहाँ भी आर्टिकल आएगा, लेकिन वहाँ हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, ओमिट करना मतलब इसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, जहाँ आर्टिकल को छोड़ना है। जैसे बिफोर लैंग्वेजेस, बिफोर लैंग्वेज, कि भाई अगर हम भाषाओं की बात करें तो भाषा को जो है ना हम एक तरीके से प्रॉपर नाउन की तरह कंसीडर करते हैं, है ना। तो इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे हम दे स्पीक द इंग्लिश। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी लैंग्वेज के आगे अगर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है, द इंग्लिश का मतलब याद है क्या होता है, द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश बोलने वाले लोग, द इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड के लोग, द चाइनीज़ का मतलब है चाइना के लोग, द जापानीज़ का मतलब है जापान के लोग। तो इस तरह से ना, तो हम क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे। तो बिफोर लैंग्वेजेस जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दे स्पीक इंग्लिश का मतलब हो गया कि भाई वे इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पे भाषा की तरह इसका प्रयोग किया जा रहा है। फ्रेंच इज माई नेटिव लैंग्वेज, नेटिव का मतलब हो गया आपकी देशी जो है ना, आपकी क्षेत्र, आपकी देशी जो भाषा है उसको। फ्रेंच इज माई नेटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहोगे आप कि द फ्रेंच इज माई नेटिव लैंग्वेज, नहीं, फ्रेंच इज माई नेटिव लैंग्वेज, फ्रेंच इज माई नेटिव लैंग्वेज। इसका एक एक्सेप्शन देख लो, इसका अपवाद देख लो आप। क्या आप जब भाषा के साथ में
लैंग्वेज का प्रयोग करोगे ना, तब आप क्या करोगे, उसके आगे द का प्रयोग करोगे। आई नो द फ्रेंच लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से बोलोगे ना, द का प्रयोग अगर आप नहीं करोगे और आप इस तरह से बोलोगे कि आई नो फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसका मतलब याद है क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है, फ्रेंच लैंग्वेज का मतलब हो सकता है एक सब्जेक्ट जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ये मतलब हो सकता है इसका थोड़ा सा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन करने के लिए आई नो द फ्रेंच लैंग्वेज, इसका मतलब हो गया कि मैं जो है द फ्रेंच का मतलब हो गया फ्रांस के लोग, द फ्रेंच लैंग्वेज का मतलब हो गया फ्रांस के लोगों की भाषा, यानी कि मैं आई नो द फ्रेंच लैंग्वेज, कि मुझे फ्रेंच भाषा का ज्ञान है ना। तो इस तरह से बिल्कुल पूरा क्लियर कट पता चल जाता है हमें। इसलिए जब भी भाषा के नाम के साथ आपको लैंग्वेज लगा हुआ मिले, तब वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अन्यथा सिर्फ भाषा का नाम लिखा हुआ है ना, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखते हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे, कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। प्रॉपर नाउन है तो बिल्कुल डेफिनेट हो रखी है चीज़। आप कहो कि मैं राम को जानता हूं, तो आप क्यों कहोगे ए राम को जानता हूं मैं, या द राम को जानता हूं? आपने कहा सीधा राम, नाम बता दिया आपने, हो तो गया डेफिनेट। अब इसके आगे ए या द लगाने की जरूरत क्या है? आई लिव इन भोपाल, शहर का नाम है, बिल्कुल क्लियर कट है, मैं भोपाल में रहता हूँ। नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे ऑफ फ्रेज आ गई ना, मैंने कहा था आपको इंडिया पीएम, कहाँ के पीएम, यानी कि इंडिया के, ये पीएम है, निर्धारित कर दिया हमने इंडिया के पीएम है, और पीएम एक ही होता है हमेशा, तो बस द लगा दिया, द पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक नाम है, और नाम जो है अपने आप में डिफाइन होता है पूरी तरीके से, उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है द लगा के। तो नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं, बिफोर मटेरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, कि भाई मटेरियल्स का मतलब है ये जो भी, अब जैसे कोई धातुएं हैं विभिन्न प्रकार की आपकी, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, है ना। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या है ईमानदारी? एक भाव है आपके अंदर होता है, इसे आप छू नहीं सकते, है ना। एक भाव है आपके दिमाग में होता है, आपके मन में होता है। नॉलेज क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है ये। तो इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाई ए एन का प्रयोग तो करोगे नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल तो है नहीं। द का प्रयोग भी इनके साथ नहीं करोगे, कोई डेफिनेट वेफिनेट बनाने की जरूरत नहीं है इनको, ये अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, है ना, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गोल्ड है ना, मटेरियल मैंने बताया आपको, किसी भी प्रकार की धातु है, तो ऐसा नहीं कहोगे द गोल्ड या द सिल्वर, नहीं, ये धातुएं हैं या फिर ये मटेरियल हैं, ये सब्सटेंस है, और इन सब्सटेंस के साथ किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। गोल्ड इज कंसिडर्ड अ प्रीशियस मेटल, कि भाई जो सोना है ना, उसको माना जाता है क्या? एक कीमती धातु, है ना, सोने को एक कीमती धातु माना जाता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, है ना, तो वाटर है, द लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे, द वाटर या ए वाटर कहने की जरूरत नहीं है ना। ए तो कहोगे नहीं, काउंटेबल फाउंटेबल है नहीं, है ना, एक तरीके से पदार्थ का नाम है, सब्सटेंस का नाम है, और तो इनके साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सीधा बोलोगे आप कि वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, कि हमारे शरीर के लिए पानी आवश्यक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो द इसलिए लगाया हमने, द बेस्ट पॉलिसी, हम बताना चाह रहे हैं, एक तरीके से सुपरलेटिव सेंस आ गया यहाँ पे, कि जितनी भी पॉलिसीज हैं हमारे पास, उनमें से ऑनेस्टी जो है बेस्ट है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है ना। तो एक तरीके से जब भी हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं, तो उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नॉलेज इज पावर, है ना, नॉलेज इज पावर, कि भाई ज्ञान ही जो है वो क्या है, एक तरीके से ताकत है। नॉलेज इज पावर, तो ध्यान में रखना, नॉलेज इज पावर, है ना। तो यहाँ पे जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज के माध्यम से क्या है, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं ना, एक भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसके आगे भी जो है किसी भी तरह का आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस रूल को भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, उसके आगे भी हम जो है किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर कोई भाववाचक संज्ञा है तो वहाँ भी हम किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब देखो, फिर मैंने कहा ना आपको, कॉमन सेंस का हर जगह इस्तेमाल करना है, किसी भी रूल को बिल्कुल रट्टा मार के नहीं बैठ जाना है ना, क्योंकि मैंने कहा आपको, रूल को रट्टा मार के बैठ गए तो फिर आप आर्टिकल के साथ नहीं चल पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, कि भाई आप कहो कि हाँ नहीं ऑनेस्टी के साथ तो नहीं आएगा, ऑनेस्टी के साथ नहीं आएगा, लेकिन आप देखो तो सही, यहाँ पे ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही, आपने ऑनेस्टी को चेंज कर दिया। ऑनेस्टी की बात आप एक पर्टिकुलर सेंस में हो रही है, हम ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम द ऑनेस्टी ऑफ तरुण की ईमानदारी की बात हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर, एक डिफाइन कर दिया उसको। तो क्या किया, ऑनेस्टी का
इस वाक्य में वही मतलब नहीं रह गया जो ऑनेस्टी का वास्तविक मतलब होता है ना। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं हम। किसकी ईमानदारी? तरुण की ईमानदारी। और फ्रेज आ गई, द ऑनेस्टी ऑफ तरुण इज अंडर ए क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शक के घेरे में, शक के दायरे में, कि अरुण की जो ईमानदारी है वह शक के घेरे में है। यानी कि अरुण जो है ना वह पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है, आप जो है उस पर डाउट कर सकते हो, उसकी ईमानदारी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो जब भी पर्टिकुलर सेंस में बात की गई तो फिर जो है आपने द वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से मैंने बताया था आपको कि नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये क्या नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके साथ जनरली कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन इनके साथ किसी एडजेक्टिव को जोड़ दिया जाए। आप क्या, तो एडजेक्टिव को जोड़ के आपने क्या कर दिया, इसको एक तरीके से डिफाइन कर दिया, इसकी कैटेगरी बना दी आपने। अब नॉलेज का वही अर्थ नहीं रह गया जो वास्तविक अर्थ होता है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, लेकिन आपने बोला अ गुड नॉलेज, अ बैड नॉलेज, अ साउंड नॉलेज, तो आपने क्या किया, नॉलेज की क्वालिटी बना दी, उसकी कैटेगरी बना दी आपने, तो जो है मामला बदल गया। इसी तरह से वाटर के साथ में ए, एन या द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन देखो द वाटर ऑफ दिस बॉटल, कौन सा पानी? वह पानी जो इस बोतल में भरा हुआ है। तो फिर आपने जो है क्या कर दिया, उसको जो है डेफिनेट बना दिया कि भाई इस पानी की बात कर रहे हैं हम, द वाटर ऑफ दिस बॉटल। ऑफ फ्रेज आ गई है ना, तो फिर जो है आपने डेफिनेट कर दिया मामला। तो इस तरह से कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, कि इस बोतल का जो पानी है वह प्रदूषित है। तो कुल मिला के जब आप किसी पर्टिकुलर सेंस में बात करोगे तब जो है आप इनके साथ फिर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा जनरल सेंस में जब इनकी बात की जाएगी तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस। अब देखो जब भी आप खाना खाने की बात करते हो ना, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की बात करते हो, तो जनरली इनके साथ हम किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे वी यूजुअली हैव डिनर एट 7:30 PM, कि हम हमारा डिनर जो है लगभग शाम के 7:30 बजे करते हैं। यू शुड नॉट मिस ब्रेकफास्ट, तुम्हें कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए, यानी कि तुम्हें ब्रेकफास्ट रोज करना चाहिए और टाइम पे करना चाहिए। अब लेकिन देखो इसके कुछ अपवाद देखते हैं। ए लेट डिनर, ए लेट डिनर, आपने क्या किया, अब डिनर का वही मतलब नहीं रह गया जो नॉर्मल मतलब होता था। ए लेट डिनर, ए अर्ली डिनर भी हो सकता है, एक जल्दी डिनर है ना, यहाँ पे क्या हुआ, लेट डिनर था, अर्ली डिनर भी हो सकता है ना, कोई बहुत लेट डिनर भी हो सकता है, कोई बहुत जल्दी डिनर भी हो सकता है, कोई स्वादिष्ट डिनर भी हो सकता है, कोई कड़वा डिनर भी हो सकता है। आपने क्या किया, डिनर की कई क्वालिटी बना दी, डिनर को क्या कर दिया आपने, कैटेगराइज कर दिया, और कैटेगराइज करने के बाद में आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हो, है ना। आपने क्या किया, डिनर के कई प्रकार बना दिए और उसमें से एक प्रकार के डिनर की आप बात कर रहे हो, तो ए लगा दिया आपने। अ लेट डिनर कैन कॉज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी कि एक जो लेट डिनर होता है वह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से इट वॉज एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट, अब देखो फिर आपने क्या किया, वो ब्रेकफास्ट को आपने क्या कर दिया, एक तरीके से वही मतलब नहीं रह गया यहाँ पे ब्रेकफास्ट का, अमेजिंग ब्रेकफास्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट, कोई बहुत ही ख़राब ब्रेकफास्ट हो सकता है, कोई स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट को कैटेगराइज कर दिया आपने, ब्रेकफास्ट की जो है कैटेगरी बना दी कई सारी, उन कैटेगरी में से एक कैटेगरी की आप बात कर रहे हो ना। तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी ये जो आपके डिनर हैं, लंच हैं, ब्रेकफास्ट हैं, इनके साथ जब आप किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हो तो क्या होता है, उसके अर्थ में चेंज आ जाता है, उसकी एक कैटेगरी निर्धारित हो जाती है। तो तब फिर आप क्या कर सकते हो, ए या एन का प्रयोग कर सकते हो। आगे देखते हैं, द डिनर वी हैड लास्ट नाइट वॉज वेरी डेलिशियस। अब देखो फिर अब यहाँ पे नॉर्मल डिनर की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है। किस डिनर की, जैसे हम बोलते हैं ना, द बॉय इन ब्लू शर्ट इज लाइक्ड बाय एवरीवन, कि वह बॉय जिसने की ब्लू शर्ट पहन रखी, वो देखो वो खड़ा, वो बॉय, वो जिसने नीली शर्ट पहन रखी, वो सबके द्वारा पसंद किया जाता है। तो इस तरह से आपने क्या किया, उसको डिफाइन कर दिया, उसको डिटरमाइन कर दिया। इसी तरह से कौन से डिनर की बात कर रहे हो आप, द डिनर, अच्छा, पिछली रात जो हमने डिनर लिया था ना वह बहुत स्वादिष्ट था, वाज वेरी डेलिशियस, है ना। अगला देखते हैं, अ डिनर वाज हेल्ड टू वेलकम द न्यू चेयरमैन। इसका मतलब याद है क्या हुआ, अ डिनर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक पार्टी आयोजित की गई, एक डिनर पार्टी रखी गई, है ना। यहाँ पे एक डिनर का वही मतलब नहीं जो होना चाहिए। अ डिनर वाज हेल्ड टू वेलकम द न्यू चेयरमैन, कि नए चेयरमैन का स्वागत करने के लिए एक डिनर रखा गया, है ना। तो यहाँ पे वो नॉर्मल डिनर जो लेते हैं ना हम शाम को, है ना, एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट लेते हैं, उस डिनर की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ एक पर्टिकुलर डिनर की बात करें। तो हमने क्या बोला, अ डिनर वाज हेल्ड, है ना, कि भाई एक डिनर रखा गया उसके में, यानी कि एक डिनर पार्टी रखी गई है ना, एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। तो इस तरह से कुछ अपवाद हैं जिनमें हम लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा
जब जनरल सेंस में हम खाने पीने की बात करेंगे, जनरल सेंस में हम मील्स की बात करेंगे, तब किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कि बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, मदर, फादर, अंकल, है ना, कि भाई जो आपके रिलेशंस होते हैं ना, आपकी माँ है, तो ऐसा नहीं बोलोगे आप कि द मदर इज एब्सेंट। जैसे किसी ने पूछा आपसे कि भाई आपकी माँ कहाँ है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि द मदर इज एब्सेंट, कि भाई मेरी मदर अभी यहाँ पे नहीं है ना, भाई नहीं, उनके आगे द लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो पता है आपकी माँ है, ठीक है ना, द मदर इज नॉट है कि माँ यहाँ नहीं है, अंकल विल कम टुमारो, है ना। तो ये जो रिलेशंस होते हैं इनके साथ में ध्यान रखना कि हम जो है द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जैसे आप कहो कि कोई चर्च है, उसके फादर हैं, तब वहाँ पे हम द लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही बात कर रहे हो ना, आप अपने पिता की थोड़ी बात कर रहे हो वहाँ पे, तो आपके माता पिता हैं, आपके अंकल हैं, आंटी हैं, इनके साथ आप द नहीं लगाते हैं ना। तो ये ध्यान में रखना कि बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स। आगे देखते हैं। हाँ, ये भी इसके बारे में भी ये भी काफ़ी अच्छा है। देखो इसको वाक्य को पढ़ना, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। भाई यहाँ पे ट्रेन लिखा हुआ है, ट्रेन जो है सिंगुलर है, काउंटेबल है, इंडेफिनेट है, फिर हमें ए या एन लगाना था ना इसके आगे, लेकिन हमने नहीं लगाया। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि कहाँ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं ना। तो ये कुछ अपवाद हैं कि जब भी आप बाय के साथ में मोड्स ऑफ ट्रेवल की बात करते हो कि भाई किस तरह से आपने ट्रेवल किया, अब ये भी क्या है, कन्वेंशन से निर्धारित हुए हैं, बोलते बोलते निर्धारित हुए हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह से नहीं बोलोगे आप कि वी ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन, वी ट्रेवल्ड बाय अ बस, वी ट्रेवल्ड बाय अ टैक्सी, ये गलत हो जाएंगे। जब भी बाय के साथ में मोड्स ऑफ ट्रेवल का प्रयोग करना है आपको, तो डायरेक्ट करोगे बिना किसी आर्टिकल के, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वी ट्रेवल्ड बाय बस, वी ट्रेवल्ड बाय टैक्सी। इसी तरह से देखो, शी विल गो बाय एयर, शी विल गो बाय लैंड, शी विल गो बाय रोड, है ना, वह रोड के रास्ते से जाएगी, वह वायु मार्ग से जाएगी, वह लैंड मार्ग से जाएगी ना, वह बस से जाएगी, वह टैक्सी से जाएगी। तो इनके साथ भी किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशन से सेट हुई हैं कि भाई ठीक है, हमने सोचा कि भाई यहाँ पे जो है किसी तरह की कोई बात नहीं है, एक जनरल सर्विस है, तो जनरल सर्विस है ना, कि भाई एयर या लैंड इनके साथ जाना है ना, तो जनरल सर्विस है, तो जनरल तरीके से बात हमने कर ली है ना, किसी भी आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं किया। तो इसको हम रूल्स की तरह भी ध्यान रख सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, कि जब भी बाय के साथ किसी मोड्स ऑफ ट्रेवल का हम प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, बिफोर स्पोर्ट्स या फिर फेस्टिवल्स। अगला देखते हैं कि क्या बात की जा रही है कि बिफोर स्पोर्ट्स, कि कोई भी खेलकूद जो होता है ना, तो वो जो हमारा खेलकूद है, उस खेलकूद को हमने क्या माना है, एक नाम है वो किसी खेल का, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, खेलकूद का नाम है। तो ऐसा नहीं बोलोगे आप कि वी प्ले द क्रिकेट, नहीं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले बैडमिंटन। इसी तरह से फेस्टिवल, यह भी एक तरीके से प्रॉपर नाम है किसी भी त्योहार का। वी सेलिब्रेट होली एवरी ईयर, वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट जो भी है, मतलब गुड फ्राइडे या जो भी आपका त्यौहार है, तो उसके साथ भी आप द का प्रयोग नहीं करोगे। ऐसा नहीं बोलोगे आप कि वी सेलिब्रेट द होली। तो ध्यान में रखोगे कि स्पोर्ट्स हो या फिर कोई फेस्टिवल्स हो, इनके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इनको भी हम क्या करते हैं, एक तरीके से प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, और जब हम इनको प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं तो किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग इनके साथ नहीं करते हैं। आगे देखते हैं,